सिया जैसे ही अपने ऑफिस पहुंची, उसे आज ऑफिस में काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही थी। सब लोग लंच ब्रेक के बाद होने वाले बोर्ड मीटिंग के लिए तैयारी कर रहे थे। सिया को देखते ही सबके बीच बेचैनी से काम निपटा रहा प्रोजेक्ट हेड उसके सामने आ गया और सिया को देखकर बोला, तुम टाइम से आ गई हो। लंच ब्रेक के बाद हमारे प्रोजेक्ट क्लाइंट हमसे मुलाकात करने आएंगे, इसलिए हम सब लोग मिलकर अपने इसी प्रोजेक्ट के माइंड मैप को तैयार कर रहे हैं। अभिमन्यु सर ने कहा है कि मैं तुम्हें कोई काम दे दूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग बैठकर आपस में प्लानिंग कर रहे हैं और तुम हम लोगों की प्लानिंग का प्रेजेंटेशन बना दो। ये सुनकर सिया भौहें सिकोड़ते हुए बोली, वाई, मैं क्यों नॉट मेक प्लानिंग विथ तुम सब। ये सुनकर प्रोजेक्ट हेड उसे समझाते हुए बोला, इस प्रोजेक्ट में हमें एक्सपीरियंस लोग चाहिए, तुम परेशान मत हो, तुम अभी सीख रही हो ना, तो हम लोगों को देखकर तुम सीख लेना। तुम प्रेजेंटेशन बनाओगी तो तुम हमारी प्लानिंग को एक तरह से रिवाइज भी कर लोगी, तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा। प्रेजेंटेशन में कोई गलती करोगी तो उसमें मैं सुधार कर दूंगा, जिस कारण तुम अभिमन्यु सर की कोई डांट भी नहीं सुनोगी। ये कहकर प्रोजेक्ट हेड ने सिया का बाल सहलाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही सिया ने अपने बालों को फिर से सही किया और प्रोजेक्ट हेड को घूरते हुए बोली, वाई यू ऑल ट्रीट मी लाइक आ छोटा बच्चा। उसके पास और कोई चारा नहीं बचा था और उसे वही करना था जो प्रोजेक्ट हेड ने उसे कहा था। वो चुपचाप जाकर उस जगह बैठ गई जहां पर सारी टीम बैठकर आपस में प्लानिंग कर रही थी। उस टीम में कुछ ऐसे भी लोग थे जो बीच बीच में सिया की तरफ देख कर सरकास्टिक स्माइल दे रहे थे। सिया भी उनकी स्माइल नोटिस कर रही थी, लेकिन उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। प्रोजेक्ट हेड ने थोड़ी देर बाद सिया को कंप्यूटर के पास बैठने को कहा और उसे बताया कि वो लोग जैसा जैसा कहते जा रहे हैं उसे वैसा वैसा प्रेजेंटेशन बनाते जाना है। सिया प्रेजेंटेशन बना रही थी तो उसमें ऐसी कई सारी चीजें थी जो उसे समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे में प्रोजेक्ट हेड उसकी मदद कर रहा था। उसी टीम में बैठी एक लड़की जो प्रोजेक्ट हेड को पसंद करती थी, उसने जब सिया के पास जाते हुए प्रोजेक्ट हेड को देखा तो वो मुंह बनाती हुई अपनी बगल वाली लड़की से बोली, ये सिया तुमको इरिटेटिंग नहीं लगती है क्या? मतलब जब देखो तब ये कोई ना कोई एक्टिंग करती रहती है, करने वरने तो कुछ आता नहीं है। फर्स्ट ईयर में ही प्रोजेक्ट पर काम करने आ गई है। उस दिन तो अभिमन्यु सर को भी ड्रामा दिखा रही थी और आज देखो इतनी भोली बनकर काम कर रही है जैसे कि ये कितनी अच्छी हो। मुझे तो इसका लैंग्वेज सुनकर ही हंसी आ जाती है। इस लड़की के मुंह से यह बात सुनकर उसके सामने बैठी लड़की अपनी हंसी रोकते हुए बोली, नालायक होने के बावजूद सिया को तो बोर्ड मीटिंग में बैठने का भी मौका मिल गया है। मुझे तो लगता है ये लोग इसे हद से ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, पर इसमें हम सब लोग क्या ही कर सकते हैं। खुद डायरेक्टर विराज सर ने ही इसे सपोर्ट कर रखा है। तो मुझे तो सबसे ज्यादा हंसी तब आई जब बोर्ड मीटिंग के लिस्ट में इसका नाम आया था। अगर उन लोगों के सामने इसने अपनी लैंग्वेज शुरू कर दी तब तो ये प्रोजेक्ट गया और हम सबकी नौकरी भी गई। वो दोनों लड़कियां आपस में बढ़ा चढ़ाकर एक दूसरे से बात कर रही थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो सिया से काफी ज्यादा जलन रख रही थी और साथ ही उसका मजाक बना रही थी। उनकी बातों से सिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर वो दोनों लड़कियां आपस में वो अपनी बातें हाई पिच में कर रही थी, जिससे उनकी कही यह बात सिया के साथ साथ वहां बैठे सभी लोगों को सुनाई दे रही थी। वहां मौजूद सबकी नजर सिया पर जमी हुई थी कि इन लोगों की बातें सुनकर सिया कैसा रिएक्शन देगी, और यही चीज सिया के लिए बहुत मुश्किल होती जा रही थी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त रोए या फिर बदतमीज बनकर अपने काम में लगी रहे। उनकी बातें सुनकर प्रोजेक्ट हेड को भी बुरा लग रहा था। उसने उन्हें आंख दिखाकर कहा, दिस इज नॉट गुड। तो इस पर वो दोनों और ज्यादा भड़क गई, लेकिन वहां मौजूद और लोगों ने मामला संभाल लिया और सब लोग अपने अपने काम में लग गए। पर सिया के कानों में अभी भी उनकी बातें गूंज रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने यहाँ आने के बाद ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिसकी वजह से यहाँ सब लोग उससे नफरत करते हैं। उसकी नजरें और उसकी उंगलियां तो कंप्यूटर पर टिकी हुई थी, लेकिन उसके कान और आंख दोनों ही अभी भी उनकी बातों को दोहरा रहे थे। कुछ वक्त बीत चुका था और लंच ब्रेक हो गया था। लंच ब्रेक में सिया अपने लिए कुछ नहीं लाई थी, क्योंकि वो होटल में रुकी हुई थी तो वहां से वो टिफिन नहीं ला सकती थी। इसलिए सब लोग खा रहे थे तो वो कॉफी लेकर बैठ गई। सब लोग एक साथ बैठकर खा रहे थे, लेकिन वो अभी भी अपनी कॉफी लेकर कंप्यूटर पर बैठी थी और उन लोगों की बनाई हुई प्लानिंग को देख रही थी। उसे देखकर दूर बैठी वो लड़कियां खाते हुए बोली, उधर देखो सिया को। कंप्यूटर पर बैठकर कॉफी पीते हुए स्क्रीन ऐसे देख रही है कि मानो सब कुछ उसी ने किया धरा हो। मतलब लंच ब्रेक में भी इन्हें काम ही करना है। उफ, कितना दिखावा करती है। इस बार भी उन लोगों ने यह बात हाई पिच में कही थी। सिया ने जैसे यह बात सुनी, उसने अपनी कॉफी टेबल पर रखी और वहां से उठकर सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई।
वो अभी वॉशरूम जा ही रही थी कि उसके रास्ते में अभिमन्यु आ गया। अचानक से अभिमन्यु के सामने आने से वो बगल में हट गई और एक नजर उठाकर अभिमन्यु को देखा और फिर आगे बढ़ गई। उसने जब एक नजर उठाकर अभिमन्यु को देखा था, उस वक्त अभिमन्यु ने उसकी आंखों को देख लिया था जिसमें आंसू भरे हुए थे। सिया को इस तरह देखकर उसे अपने अंदर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। उसने जब उस तरफ रुख किया जहां पर सब बैठकर लंच कर रहे थे तो वहां पर उसने एक लड़की की आवाज सुनी। उन टॉन्ट देने वाली लड़कियों के बगल में बैठी एक लड़की जो उनकी बातों से नाखुश लग रही थी। वो उन्हें डांटते हुए बोली, अगर तुम लोग सिया की बुराई कर चुकी हो तो अपना पेट भर लो। सुबह से देख रहे हैं तुम लोग बेचारी को कोसती जा रही हो। अभिमन्यु ने जब ये सुना तो वो समझ गया कि सिया के रोने का कारण क्या था। ये सब सुनकर उसे गुस्सा आने लगा कि यह लोग प्रोजेक्ट पर ध्यान देने की वजह फालतू मैटर पर बात कर रहे हैं। इधर दिशा तैयार होकर हवेली के बाहर आई तो वहां पर उसे मौसी भी टहलती हुई नजर आई। उसने जब मौसी को टहलते हुए देखा तो उसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि कहीं ना कहीं वो एक गलती कर रही थी। मौसी ने जब दिशा को देखा तो वो खुद उसके पास आई और बोली, दिशा बेटा मैंने अपना सारा सामान समेट लिया है और अगर कोई मौजूद हो तो मुझे पणजी पहुंचवा दो। मौसी की बात सुनकर दिशा का दिल एक बार फिर भर गया, लेकिन तभी उसे हवेली के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो विक्टर और विराज दोनों ही हवेली आ चुके थे। विक्टर ने गाड़ी पार्किंग में लाकर खड़ी की और दोनों बाहर निकलकर दिशा की तरफ बढ़ चले। चलते हुए उन दोनों लोगों ने आपस में आंखों से कुछ इशारा किया और फिर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे। दिशा के पास पहुंचकर विराज मौसी से बोला, आप लोग अब तक गार्डन में ही रुकी हुई है, धूप तेज होती जा रही है, आप लोग हवेली के अंदर चलिए। इस पर मौसी ने दिशा को देखा तो दिशा विराज से बोली, विराज मैंने फैसला किया है कि जब तक यहाँ का माहौल सही नहीं हो जाता मैं मौसी को पणजी भिजवा देती हूँ। वहाँ रहेंगी तो इन्हें भी घूमने फिरने को मौका मिल जाएगा और इनकी सुरक्षा की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ की हालत के बारे में तो तुम जानते हो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मुझे मौसी की फिक्र हो रही थी। तुम बताओ मैंने सही किया ना? इस पर विराज ने प्यार से दिशा के सिर पर हाथ रखा और मौसी की तरफ देखते हुए बोला, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर ही रहिए और जो भी आपको चाहिए होगा आप हमसे कहिएगा। वैसे भी आपको अब इतनी तेज धूप में नहीं खड़ा रहना चाहिए। अगर जूस वगैरह कुछ चाहिए होगा तो फिर मेड से कह दीजिएगा, वो आपको दिला देगी। हमें लगता कि आपको अपने कमरे में जाना चाहिए। मौसी ने जैसे ही विराज के मुंह से सुना कि अब उसे हवेली छोड़कर नहीं जाना है, वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश हो गई। उनकी आंखों की खुशी उनके चेहरे झलकने थी, जिसे विक्टर, विराज और दिशा ने साफ साफ देखा। मौसी के अंदर जाने के बाद विराज ने दिशा को देखा और उसने जब उसके सवालिया नजरों को देखा तो वो समझ गया कि दिशा उससे कई सवाल करना चाहती है, लेकिन वो उससे कुछ सवाल करे उससे पहले ही उसने कहा, वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनके बारे में हमें हर चीज की जानकारी हो चुकी है। मौसी हवेली में रहेंगी तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। आलिया की मां को देखा ना कि मौसी के सामने वो अपना व्यवहार कितने अच्छे से दिखा रही थी। जब तक मौसी यहाँ रहेंगी तब तक वो उनके सामने कुछ भी गलत करने की नहीं सोच पाएगी। फिलहाल वो हवेली के तरफ से अपना ध्यान हटाकर बिजनेस के तरफ देख रही है। जो भी गड़बड़ करने वाली है वो हवेली में नहीं बल्कि बिजनेस में कर रही है, क्योंकि उसे ये पता है कि अगर वो हवेली में गड़बड़ करने की कोशिश करेगी तो हमारी नजरें उन पर 24 घंटा जम जाएगी, इसीलिए वो सब कुछ सही ही करेगी। आलिया और उसकी मां से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर दिशा ने विराज की तरफ देखा और कहा, मैं डरती नहीं हूँ बल्कि नफरत करती हूँ इन लोगों से। दिशा की बात सुनकर विक्टर उसका चेहरा ध्यान से देखने लगा तो उसे महसूस हुआ कि जैसे दिशा के चेहरे में उसने प्रेरणा साहिबा की झलक देखी हो। दिशा को तैयार देखकर विराज ने पूछा तो दिशा ने उसे याद दिलाया कि आज उन्हें गांव जाना है, पर उन्हें गांव जाने के लिए विक्टर का इंतजार था और विक्टर आ चुका है। ये सुनकर विराज को भी ध्यान आया कि वे कुछ दिन पहले ही गांव जाने वाला था, लेकिन बारिश की वजह से नहीं जा पाया था। विराज ने तुरंत ही दिशा को गाड़ी की तरफ चलने का इशारा किया और विक्टर गाड़ी निकालने लगा। दिशा ने अपने साथ 2 गार्ड को भी बुला लिया और सबके सब लोग गांव की तरफ निकल गए। इधर सबके जाने के बाद दिशा की मौसी हवेली में कुछ देर अपने कमरे में बैठी रही, लेकिन उन्हें बोरियत महसूस होने लगी तो उन्होंने दिल्ली में वेद को कॉल लगा दिया। अपने बेटे से कुछ देर बात करने के बाद वो हवेली में अपने कमरे के बाहर आई और हवेली को देखने लगी। उन्हें हवेली बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मन में ही उन्होंने फैसला किया कि जब तक दिशा और विराज हवेली में नहीं आ जाते तब तक वो हवेली ही घूम लेंगी। ये सब सोचकर वो चलते चलते हवेली के कॉरिडोर में आ गई। वो मुस्कुराते हुए चारों तरफ देख रही थी कि अचानक से वो ऐसे कमरे की तरफ आ गई जिसके चारों तरफ दीवारों पर गहरे काले धुएं के दाग पड़े हुए थे।
ये देखकर मौसी थोड़ा सा सहम गई और उन्होंने जब दीवार पर हाथ रखा तो उनके हाथ पर वो कालिख लग गई। हाथ पर कालिख लगने के बाद वो समझ गई कि ये दाग ज्यादा पुराना नहीं है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि स्टोर रूम में इस तरह के धुएं उठने का क्या मतलब था। उन्होंने देखा तो स्टोर रूम का पूरा दरवाजा जल चुका था और उस कमरे से अभी भी अजीब सी बदबू आ रही थी। मौसी वहां से वापस मुड़कर जाने को हुई थी कि उनकी नजर दरवाजे के पास टूटकर गिरी हुई दिशा के चूड़ियों पर पड़ी। दिशा की चूड़ियां देखकर मौसी के कदम अपने आप ही रुक गए। सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ही मौसी के दिमाग में न जाने कितनी सारी बातें आई और आकर चली गई। लेकिन उन्हें एक बात तो समझ में आ गई थी कि यह आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। तभी उनके ध्यान में आया कि दिशा के एक हाथ पर जलने का निशान था। ये सब सोचकर मौसी का सिर घूमने लगा। वो एकदम घबराते हुए स्टोर रूम के अंदर आ गई। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि इस स्टोर रूम में दिशा थी और यहाँ आग लगी हुई थी। और दिशा उनसे जिस खतरे के बारे में बार बार कहती रहती था वो खतरा कोई और नहीं बल्कि यही सब खतरे थे। मौसी ने अपने नाक और मुंह को साड़ी के पल्लू से ढका और स्टोर रूम में चारों तरफ नजरें घुमाने लगी। स्टोर रूम में खाली टूटे फूटे हुए कुछ पुराने फर्नीचर और काले धुएं के धब्बों से भरे पड़े बक्से रखे हुए थे। मौसी ने उनकी तरफ देखा तो उनकी नजर एक जगह जाकर जम गई जहां पर दिशा की टूटी हुई चूड़ियां वापस से गिरी हुई नजर आ रही थी। मौसी वहां पहुंची थी कि एक बक्से को देखकर उनका दिमाग कुछ सोचने लगा, क्योंकि इस बक्से को उन्होंने पहले भी कहीं देखा था। उन्होंने जब उस बक्से को खोला तो उसमें काफी सारी मोटी मोटी फाइलें रखी हुई थी, जिनके कागज अब लगभग गल चुके थे, पर बक्से में बंद होने के बाद वो सारे कागज सुरक्षित थे। उस कमरे के बदबू से होने वाले घुटन से मौसी को अब वहां रहा नहीं जा रहा था। वो वहां से वापस मुड़कर जाने लगी थी कि उस बक्से में एक एल्बम को देखकर उनकी जिज्ञासा जाग गई। उस कमरे से निकलने से पहले उन्होंने वो एल्बम उठाया और उस एल्बम को लेकर अपने कमरे में चली आई। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।